सरकारी तंजीमें हैं तो ज़ाहिर बात है स्पेशली इस वक्त जो प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द हवालूर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका ये है कि कोई एक आध मौजू होता है जिस पर हम मिल बैठ कर यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं उनसे बात करते हैं, सवालात पूछते हैं, सवालात का सिलसिला होता है, वो जवाबात हमें देते हैं और एक अच्छे तरीके से मालूमात में इजाफा करना मकसद होता है। तो ज़रा अगर आप लोग मैसेज करना चाहें तो मैसेज आप कर सकते हैं कि आज टाइप कीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा स्पेस, लिखेंगे आप मैसेज और आप उसे भेजेंगे 8543 पे। इस वक्त भी मेरी एक मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है और मैं कोशिश करूंगी कि उनसे मैं बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनसे हम पहले जो है उनको वेलकम करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम ताजमीन, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? ठीक है। और आप प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाया, मुझे टाइम दिया, खासकर खुर्शीद बानो का कि उसने मुझे इस काबिल समझा। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठ कर ही प्रोग्राम कर सकती हूँ। बिल्कुल, आपकी माशाल्लाह सलाहियत है और इंशाल्लाह एक घंटे का साथ है आपके साथ। उम्मीद करेंगे कि ये अच्छा और बेहतरीन गुजरेगा। ताजमीन, अपना थोड़ा सा हमें एक आपका जो तजुर्बा है, जो आपके तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी? जी, आपके बारे में हम सब जानना चाहेंगे कि हमारी मेहमान हैं। तो जी, मेरा नाम ताजमीना है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चारसदा से है, सदरियाब से के गांव की मैं रहने वाली हूँ। मैं जो घरेलू खवातीन जो घर में मजदूरी करती है ना, होम बेस्ड वुमेन वर्कर यूनियन है पख्तूनख्वा की मैं सदर हूँ। मेहनत कश लेबर फेडरेशन की मैं नायब सदर हूँ और केपी वर्किंग यूनियन की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा मैं डीआरसी की चेयरपर्सन हूँ और ऐसे बहुत सारे ओहदे हैं ना। आवाज की मैं जनरल डिप्टी स्पीकर रह चुकी हूँ। जबरदस्त। और सोशल वर्कर भी हूँ साथ में हाउस वाइफ हूँ, मेरी बच्ची भी है, उसको भी पालती हूँ। अच्छा। और कम्युनिटी में क्या था, कैसे डिस्ट्रिक्ट चारसदा में मुख्तलिफ आपका जो है सारा जो एक्सपीरियंस है, तो ये आपका सिर्फ चारसदा से ही है या नहीं? चारसदा, पिशावर, स्वात, लाहौर। अच्छा, ठीक है, सही। सोशल वर्कर हूँ तो बच्चों के हुकूक के हवाले से, खवातीन के हुकूक के हवाले से, यहाँ तक कि प्रारंभी जो निकाहनामा बनाना चाहिए तो इस पे हम काम करते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये इतना कितना आपको अरसा हो गया ताजमीन, कितना दौरानिया आपके पूरे इस एक्सपीरियंस का? 10 साल हुए। आपको 10 साल हो गए हैं? जबरदस्त। 10 साल में कोई ऐसी डेवलपमेंट, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें कि इस शोबे में इतनी तरक्की हुई है और इतनी तब्दीली आई, इतना चेंज आया है? जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर अभी मैं जब बैठती हूँ ना और सोचती हूँ 10 साल पीछे अगर मैं देखती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है ना, नहीं आता कि मैं ही वो ताजमीना हूँ ना जो 10 साल पीछे क्या थी और माशाल्लाह से 10 साल के अरसे में वो क्या से क्या हो गई। तो तब्दीली तो बहुत ज्यादा आ गई है, जो खवातीन की है या बच्चों की है, जो चाइल्ड लेबर थी या जो तशद्दुद वगैरह के वाकयात थे, जो ठीक है, ज्यादातर मसाइल खवातीन के होते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैं देखती हूँ कम्युनिटी में, हर जगह जाती हूँ, हर किसी से मिलती हूँ, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही। लेकिन जब अगर आप देखें ना कम्युनिटी में जाकर, किसी घर में जाकर, ऐसे तो हम कहते कि हाँ ये बस मुमकिन है, लेकिन वो हमारे तक महदूद होता है। जब हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है। लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह जो हमारे गांव में जो मैंने देखे वाले हैं, जिनको उसका हक मिला है, जो तब्दीली आई है ना, तो इस 10 साल में बहुत बड़ा ये वाज़ेह फर्क नजर आया है कि चेंज आया है। ठीक है। आज का वैसे जो मौजू है ताजमीना वो यही है कि तौलीदी सेहत, खवातीन की तालीमी हकूक और कम उम्री के मुतालिक जो मसले मसाइल उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपने अपनी बातों में एक बात की, मैं सिर्फ उस पर वजाहत जानना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करती हूँ। वो ये कि मतलब आपने एक बात की भी बातों में कि खवातीन ही तशद्दुद का शिकार होती है, खवातीन पे ही तशद्दुद की जो एक लिमिट है वो ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? आपका ऐसा क्या मतलब है सोच, ऐसा क्या आपका नजरिया है जो ये कबूल करता है कि? जी बिल्कुल, मैंने देखा है, मेरे आंखों के सामने मैं मिली हूँ सबसे जिस पे गुजर रही है, जिस पे गुजरी है। उसके पीछे क्या वजह है आपकी नजर में? वो ये है ना कि मर्दों को औरत ही मर्दों को पैदा करती है ना। ठीक है। और वही मर्द ही औरत पे तशद्दुद करते हैं। सही। ज्यादातर शोहर की सूरत में, लेकिन ज्यादातर मैंने देखे है कि बेटों की शक्ल में भी, बाप की शक्ल में भी तशद्दुद होता है और तशद्दुद का शिकार हमेशा औरत ही होती है।
اس میں اگر 10 عورتیں ہیں نا, یہ نہیں کہ مرد تشدد کی شکار نہیں ہوتے, مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر 10 میں آپ دیکھیں تو صرف 2 یا 1 مرد ہوتا ہے, باقی سب تعداد عورتوں کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. لسنرز آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ لوگ میسج کرنا چاہیں کہ آر ٹائپ کیجیے گا, اس کے بعد دیجیے گا اسپیس, آپ لکھیں گے میسج اور آپ اسے بھیجیں گے 8583 پر. اور آج جو بات ہو رہی ہے وہ بیسیکلی خواتین کی تولیدی صحت, تعلیم, حقوق اور کم عمری کی جو اسپیشلی شادیاں ہیں اس سے میں متعلق بات کر رہی ہوں. میری گیسٹ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اور اسی موضوع پر مبنی تشدد کے خلاف تقریباً ایک 16 دن کی سرگرمی, سالانہ بین الاقوامی ایک عمل ہے جو کہ 25 نومبر کو وہ شروع ہوتی ہے. خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا یہ عالمی دن منایا جاتا ہے. اس طریقے سے پھر آگے 10 دسمبر تک آنورڈز یومی انسانی حقوق تک یہ جاری رہتا ہے. تو دنیا بھر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی ایسے افراد ہیں, ایسی تنظیمیں ہیں, تو وہ باقاعدہ اپنی حکمت عملی کے طور پر بہت ساری ایسی جو مطلب پالیسیز ہیں اس کو وہ سامنے لاتے ہیں تاکہ مطلب پتہ چلے کہ خواتین لڑکیوں کے خلاف جو اس طرح سے تشدد کی روک تھام ہے, خاتمے کا جو بیسک ایک مطلب ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ پالیسی کے حساب سے, لا اینڈ آرڈر کے حساب سے, قانون کے حساب سے کیا ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر آپ اس حوالے سے کچھ میسج کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اچھا ابھی جیسے کہ تاجمینہ جو کہ ابھی کووڈ-19 کی سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, تو اس میں جیسے ابھی وبائی امراض زیادہ مطلب پیدا ہونے کے چانسز ہو بھی گئے ہیں اور ہوئے بھی ہیں, تو اس میں کیا ایسے لاک ڈاؤن میں ایسے اقدامات ہیں جو کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مطلب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے یا ان کے لیے ضروری ہے, ان کی تولیدی صحت ہے یا اس طریقے سے ان کی اپنی تعلیمی حقوق وغیرہ ہے, اس میں کیا مطلب اس طرح سے ان کو پہلے جو لاک ڈاؤن لگا تھا نا, جو پہلے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن اتنا طویل عرصہ پکڑے گا یا اسے کیا اثرات مرتب ہوں گے نا, لیکن اب بھی ہر طرف شور ہے اور ولولہ ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگے گا اور اس طرح اس سے زیادہ تشدد ہوگا نا. تو جو ہماری کمیونٹی والوں سے جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو باتیں ہوتی ہے, اس لیے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا نا کہ خواتین کی صحت پر کیا اثر پڑا, اس کی مالی حیثیت کیا تھی, اس کی صحت پہ کیا اثر پڑا, تولیدی صحت پہ اس کا کیا مرتب ہوا. اس میں زیادہ تر ایک تو یہ ہے کہ خواتین اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتی, لیکن ایسی بہت سے اسپیشلی وہ تاجمینہ جو ہمارے دیہی علاقوں کی وہاں پر زیادہ مسئلے ہیں, بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے. ایسا بھی ہے کہ اس میں جو کرونا, جو ابھی پچھلی دفعہ جو کرونا ہوا تھا نا, تو اس میں ایسی خواتین بھی تھی, حکومت کی جو اقدامات تھے نا شاید وہ کمپنی میں تھی, کرونا جو لاک ڈاؤن لگا, تو یہ ہونا چاہتا نا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. تو اصل میں صوشل ورکر بھی ہوں اور میں جو مختلف مسائل پہ عورتیں مجھ سے باتیں کرنے آتی ہے نا, پوچھتی ہے, بس یہ تو ہوتا کہ لاکھ لاکھ شکر ہے, میں نے تو اس کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہر عورت ہر کوئی مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں لیڈی ہیلتھ ورکر زیادہ ہے, ڈسپینسریاں بھی ہے, لیکن جب یہ لاک ڈاؤن لگا نا تو ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں تھی جو خواتین کی ضرورت تھی. نہ تو ان لوگوں کے پاس انجیکشن موجود تھے, نہ ایک کنڈوم وغیرہ موجود تھا, نہ گولیاں تھی. تو جو جن لوگوں خواتین نے انجیکشن تو لگوا دیا تھا 2 مہینے کا یا 3 مہینے, چلو اس کا تو اچھا ٹائم تھا, لیکن جو خواتین پرہیز کرتی تھی یا انجیکشن یا گولیاں استعمال کرتی تھی, تو ایسی خواتین کی مسئلے پھر بڑھ گئی. وہ مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ نہ تو اس باجی کے پاس ہے, نہ اس باجی کے پاس ہے, ہم اگر اسپتال جائیں تو وہاں پہ نہیں ہوتا. تو ایک تو حالات ایسے خراب ہے, صحت خراب ہے, اوپر سے اگر ہم اور بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے نا تو بچوں کی پیدائش میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, اس لیے کہ ہم کیا کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو خدا کر کے یہ لاک ڈاؤن نہ لگی, اگر ایسا کوئی ہے تو آپ نے سوشل ایکٹیوسٹ کیا دیکھا کہ مطلب یہ حالات بڑھتے چلے جا رہے تھے نا, تو اس میں آپ نے کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا, یا آنے والے آپ تناظر میں کیا دیکھتی ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ وہ تو ہم پھر اس کو مشورہ, سب خواتین کو ہم مشورہ دیتے تھے نا کہ آپ سب جانتی ہے, بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہے نا کمیونٹی میں کہ وہ اس کی 5-6 بچے ہوتے ہیں لیکن وہ جانتی ہی نہیں ہے کچھ. صحیح. زیادہ تر جب میں نے اس ایک سیشن ہسپتال میں نے کیا تھا, ڈاکٹر کو میں نے پرمیشن لی تھی, جب پہلے تو وہ لوگ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے. اچھا. جو سپروائزر تھی ریڈل پروگرام, اس نے کہا کہ نہیں آپ نے ہسپتال میں سیشن نہیں کرنا, کیا بات ہی کرنی ہے آپ نے, یہ میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دیں. پھر جب میں نے ڈاکٹر سے بات ہوئی تو اس نے مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیا. پھر جب میں نے اس سیشن پہ بات ہوئی سب خواتین کی صحت کے متعلق تھی, تو میں نے کہا کہ اگر یہی لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر جا کر یہ پیغام دی تو بالکل آسان
आसानी से हर औरत को ये पैगाम पहुंच सकता है। मैंने वो मिसाल पेश की कि खवातीन चाहने के बावजूद भी माएँ बनती है, उसको लाइन नहीं होती है ना, इसलिए कि ना तो पढ़ी लिखी होती है, अगर पढ़ी लिखी होती तो स्कूल में तो ये नहीं सिखाया जाता। फिर जब उसकी शादी होती है तो ना माँ बाप अम्मी तो शर्म की वजह से नहीं बताती, ऊपर से एहसास की होती है कि नहीं तो बेटी है, अगले दफा बेटा होगा, फिर जब बेटा होता है तो नहीं 3 तक चला जाए या 5 तक चला जाए। तो लेडी हेल्थ वर्करों को चाहिए कि वो औरत को उस तरीके से समझाए कि उसे क्या करना चाहिए। सही। जब मैंने वो सेशन किया अस्पताल में, चाहे हालात जैसे भी हो तो उस हालात उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या हिफाजती हाँ, तो फिर वो डॉक्टर साहब बहुत खुश हुआ कि तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। ये बातें तो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर को करनी चाहिए थी, लेकिन ये बातें आपने ही बता दी। तो अब भी जो खवातीन आती थी अपना मसला शिरक, अब तो जानती है ना कि कोरोना में तो सारे मर्द घर पे थे, और मर्द तो फिर ये भी नहीं देखते कि खवातीन तकी है यानी बस उसको तो अपनी ही पड़ी होती है ना। जी। और अगर खवातीन लाख भी चाहे तो कहते कि नहीं अगर बच्चा पैदा हो तो होने दो ना, मैं कमाता हूँ या तुम कमाती हो ना। तो जो मशवरा हम दे सकते थे वो तो हमने खुद से दिया। अब जो ये भगदड़ मची है कि कोरोना दोबारा होगा, लॉकडाउन लगेगा, तो हमने अपने तरीके से मैंने अपने सब खवातीन को समझा दिया था कि आइंदा के लिए वो खुद को तैयार रखी, सब चीजें उसके पास अवेलेबल हो, ताकि बाद में ये मसला ना हो कि ना तो उस बाजी के पास कुछ है ना उसके पास कुछ है। सही है, नहीं ऐसा मुश्किलात मसाइल जो है वो दोबारा से ना हो। अच्छा, तो इसमें ताजमीना जैसे कि ज्यादातर मतलब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ कम उम्र की शादियां भी हैं, ठीक है, जैसे कि हम सेहत के हवाले से बात, तालीम हकूक की हम बात कर रहे हैं। आपके 10 साल के अरसे में ऐसे कौन से खास इलाके हैं जहाँ पे आपको ये अंदाजा होता है कि मतलब यहाँ पे इस चीज की शरह ज्यादा है और उधर हमें काम करना चाहिए? जी बिल्कुल। जब पहले मैंने स्टार्ट लिया ना, हमने काम शुरू किया ना, तो डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा में, ज्यादा मैं चारसद्दा में काम करती हूँ ना, और स्वात में ऐसे है जो बिल्कुल कमूरी की उसकी शादियां होती थी। मेरी अपनी ही चाचा की बेटी थी, उसकी 13 साल की उम्र थी जब उसकी शादी हो रही थी ना। तो मैंने अपनी चाची से कहा कि देखो चाची ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है, ये है। लेकिन उस वक्त ये बिल बन रहा था ना, ये बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन हम आवाज की जब मैं डिप्टी स्पीकर थी ना, तो हम उस पे सेशन ले देते ना कि वनी पे कम्युन की शादी पे, तो नहीं बस उसकी 8 बेटियां थी, तो उसने कहा कि नहीं बस उसकी खुद भी छोटी उम्र में शादी हुई थी, तो उसने कहा कि नहीं बस उसकी शादी करनी है। तो मैंने देखा कि चाची देखो उसको, वो लड़की इतनी खुश थी ना, वो बोल रही थी कि हाँ मेरे तो इतने सारे कपड़े आए हैं, डबल बेड आया है, मेरा अपना कमरा होगा, इतनी खुश थी वो ना कि मेरी शादी हो रही है। जब उसकी शादी हुई है वो घर वापस आई, तो जब उसको ससुराल वाले उसको लेने आए तो अपने बाप से वो चिमट गई कि मुझे नहीं जाना, दोबारा नहीं जाना मुझे। तो माशाल्लाह अभी उसमें बहुत फर्क आया है। अब वो तो 13 साल की, मतलब इस शरह में फर्क आया है, लेकिन अभी है कि 18 या 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है। अब 20 साल तक अभी तो नहीं होना, नहीं 20 साल तक नहीं पहुंचती, लेकिन 20 साल तक नहीं होना। शुक्र है कि 12-13 से निकल कर 16-18 तक, 16-18 तक बात। ये भी हमारी बार बार कहने पर मैं धमकी देती हूँ कि मैं कर दूंगी, मैं उसको बोलती हूँ कि आप इमाम मस्जिद से पूछ ले, इसमें तो मस्जिद वाला इमाम ही पकड़ा जाएगा अगर पता लगे ना। हमारे गांव में एक शादी थी, तो हमारे अगर ही सेंटर है उधर, तो एक मेल है वो काम करता है इस पे, वो एलएसओ का सदर है, और हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो हमें तो ये पता है। तो वो शादी थी, तो जब उसका निकाह पढ़वा रहा था तो वो निकाह नामा हक महर लिखता है, तो उसने लिखने से इनकार कर दिया। उसकी वालिदा आती है मुझसे कहती है ताजमीना उसने तुम इनकार कर दिया हक महर लिखने से और निकाह नामा तैयार करने से, तुम आप उसको बोल दो ना, आप तो उसको जानती है, वो क्यों नहीं लिख रहा? तो मैंने कहा कि आपा वो इसलिए नहीं लिख रहा कि उसे पता है कि अगर मैं ये लिखूंगी और कोई शिकायत लगा दे कि इसकी उम्र 16 साल है, उसकी शादी हो रही है, तो मैं तो उसका तो काम इस पे है ना। तो सबसे पहले उसे यही सवाल होगा कि तुमने इतने अरसे तुमने लिखा है क्योंकि, तो मैंने कहा कि आप वो नहीं लिख सकता। तो उसने कहा अब क्या होगा, अब तो कल तो बारात है, ये है वो है। फिर मैंने कहा कि आपा, लेकिन उसकी बेटी जो हुई जिस्मात के हिसाब से
थोड़ी बड़ी सी थी। ये मैंने फिर उसको फोन भी क्या किया, जी साहब ऐसा है कि ये तो वैसे भी ज्यादा उम्र की नजर आ रही है ना, तो उसने कहा कि आईडी कार्ड तो नहीं बनाना। तो मैंने कहा आईडी कार्ड भी नहीं बना, इसकी उम्र भी कम है, लेकिन अब तो इन लोगों ने शादी, अभी तो कल 12 थे, फिर उसने उसमें उसकी उम्र जो है वो 18 साल लिख दी उसमें ना। तो सब हाँ खुदा इसको ये करे, खुदा इसको, ये तो गाँव का आदमी है, इतना खुद को पता नहीं क्या समझता है। तो मैंने कहा कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये कानून जानता है। बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर किसी ने शिकायत की कि इसकी उम्र 16 साल है, तो जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएंगी, तो तुम क्या लोग क्या कर लोगे। तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरी आई है। बेहतरी जब इस तरह से आप सेशन देती हैं फील्ड में, किसी से बात करती हैं, क्योंकि इस अरसे में मतलब मेरा भी बहुत ताल्लुक रहा इस फील्ड से, काफी अरसा मैं रही हूँ, तो मतलब लोग अक्सर का फील्ड में आपकी बात नहीं सुनते। आप जो भी बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, कोई क्या वजह बयान करता है, कोई क्या वजह बयान करता है, तो अगर आप अपनी बात को देती हैं, कोई मैसेज देती हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक होता है कि क्या वो सुनते हैं या नहीं, वो आपकी बात को पहले तो नहीं सुनते थे ना, इसलिए कि आप अचानक से आ जाओ दरमियान में। लेकिन ये ऐसा है ना कि कम्युनिटी वाली की चॉइस पे ही मैं निकल आई थी। जब हम एक कमेटी बना रहे थे तो मैं निकल के सामने आई, हमने एक कमेटी बनाई, फिर वो कमेटी जो है वो सोशल वेलफेयर से रजिस्ट्रेशन हुई। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है लिव एजुकेशन फाउंडेशन, जो मजदूर पे, जो वो खास कर उन मजदूर पे वो काम कर रही है ना जिनको उनके हकूक नहीं मिलते। मैं उसके साथ में काम हुआ। जो ये हवालूर वाले हैं, ये लोग भी ज्यादातर खवातीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, जो मजदूर खवातीन है, जो तो सेहत से महरूम है, जिनको इसके पास बेशुमार मसाइल है ना। तो मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गांव में काम करना शुरू कर दिया। तो सब ने वो बड़े शौक से मुझे वेलकम कहा, हत्ता कि फिर पहले तो मर्द बात बनाते थे ना कि ये पता नहीं ये रोज जाती है, कहाँ जाती है, उसकी बेटी को भी साथ ले जाती है, उसकी बेटी को भी साथ ले जाती है। फिर मैंने ऐसा किया कि जब भी मेरा कोई सेशन होता ना, तो मैंने अपने गांव में ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जिससे मेरे साथ एक औरत ना गई हो। बिल्कुल सही। तकरीबन हर घर से मेरे साथ औरत चली गई, तो फिर खुद बहुत उन लोगों की जुबानी बंद हो गई। अगर मेरे साथ कोई दूसरी लड़की जाती है, वो कहता कि हाँ तुम्हारी बहन तो उसके साथ जाए, तो हाँ कल तो तुम्हारी बीवी भी उसके साथ गई थी। सही। फिर सबको इत्तेमाद आ गया कि ये जो करती है ना तो कम्युनिटी के लिए करती है। माशाल्लाह से मैंने अपने गाँव के लिए, मैंने खुदा नहीं किया लेकिन मैं वसीला बनी, आपने एक रोल मॉडल के तौर पर काम किया। हमने बेशुमार काम अपनी कम्युनिटी में मैंने किए ना। तो जो हम वर्कर लाइफ पे बात करते थे तो सब सुनते थे, वनी पे बात करते थे तो सब सुनते थे, एजुकेशन की बात है। फिर जब दहवालूर ने जो हमें टास्क दिया ना कि जो अहम मौजू है वो तो हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। जब हमने फिर थोड़ी सेहत पे बात की, जो लड़कियां जवान हो रही है उस पर बात, तो जब हम पहले चले गए ना तो उसमें बूढ़ी औरत भी बैठी थी उस सेशन में। हमने माँ को बुलाया था, बच्चियों को भी थी, मदरसे में हमने एक सेशन किया था। तो जब मैंने बात शुरू की तो वो पहले तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे बहुत गालियां दी। देखो अब इसने ये काम भी शुरू कर दिया। पहले तो ये बच्चों के बारे में बात करती थी, जानवरों को इसने नहीं छोड़ा, खवातीन को इसने नहीं छोड़ा। अब तो ये पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातों पे लग गई। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो हकीकत है जिससे उसको आगाह करना जरूरी होता है। तो वो बूढ़ी औरत मुझे गालियां देने लगी। तो मैंने कहा कि आंटी मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो उसने कहा कि तुमने तो गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि अम्मा मैंने गंदी गंदी बातें शुरू नहीं की, बल्कि ये वो बातें हैं जो हमारे साथ हो रही है। मैंने कहा कि अम्मा मैं इसलिए इन बच्चों की माँ से ये बात कर रही हूँ ना कि कल कोई जवान हो जाएगी तो कोई अपनी बेटी को घर पे तो नहीं बैठा रखता ना, शादी हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि उसकी बेटी कम से कम बुनियादी जो चीजें हैं उसको पता उसकी बेटी की जो है उसकी बच्ची नहीं थी। तो मैंने कहा कि देखो अपनी ना आपकी जो बहू है इसकी बच्ची नहीं है ना, तो ये जरूर नहीं कि ये मसला उसको अभी पेश आया है। इसको लाइल्मी से जब ये बलूगत को पहुंची ना तो उसको वो बात ही नहीं पता थी, वो एहतियात इसने नहीं की, शर्म की वजह से, झिझक की वजह से, इसको पता नहीं था ना। तो इस वजह से वो इन्फेक्शन और वो मसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए कि शादी की बात, अब इसकी बच्ची नहीं है तो इसने एक बच्चा अडॉप्ट किया है ना, इतनी पैसे इसके इलाज पे खर्च हो रहे हैं। तो आंटी अगर हम अपनी बेटी को शुरू से वो बातें बता दे जो उसके लिए नुकसानदेह है ना, तो उसकी सेहत भी महफूज रहेंगी। खुदा ना करे
بچے کیونکہ اگر آپ اس کا مستقبل بچا سکتے نہیں بچا سکتے, تعلیم دے سکتے نہیں دے سکتے, لیکن اس کی صحت بچانے کا خیال ہے کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو نا آنٹی, اگر یہ تو بچی ہوتی ہے نا, سمجھ ہوتی ہے نا, اگر اس کو پتہ نہیں ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم آگاہ کر لیں. تو اگر کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا ہر کوئی پھر کہتا ہے کہ اس کی دوسری شادی کرا دو نا, تو نقصان کس کا ہوگا, اس بچی کا ہوگا. پھر وہ کہتی ہے ہاں بچی, میں نے تو اس کے بارے میں سوچا بھی, میرے تو نوازی کی بھی ہاں بچی پیدا نہیں ہو رہی نا, تو شاید یہ اس وجہ سے ہے. ہم نے وہ سیشن کیا, ابھی تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جب کسی کو پتہ لگ جاتا ہے تم نے تو ادھر وہ سیشن کیا تھا, ہم اپنے بچوں سے اس طرح سے کل کی بات نہیں کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے, تو آپ ایک سیشن کریں, آپ آ جائیں نا ہمارے گھر میں, وہ سیشن آپ کر دیں. تو پھر میں نے اس میں ہمیں سب سپورٹ جو تھی وہ حوالو والوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اگر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم کام نہیں کریں گے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب میرا کوئی بھی سیشن ہوتا ہے تو میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ الگ اسے کا ٹاپک لگ دیتی ہوں. جب ہمارا سیشن ختم ہو جاتا ہے تو وہ میں کہہ دوں کہ ابھی ہم اس پہ ٹاپک پہ بات کریں گے. زبردست ترجمہ, کیونکہ یہ آپ کی خود کی انفرادی سوچ ہے اور اس کو ظاہری بات ہے کوئی روک نہیں سکتا. کوئی بھی انفرادی طور پر انسان کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, چاہے وہ اجتماعی ہو یا نہ ہو. مس خورشید بانو, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے, تھینک یو ویری مچ. اینڈ آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. اور میں آپ کو بتا چلوں لسنرس کہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں, جس آرگنائزیشن کی طرف سے یہ پروگرام جو آپ کے لیے اسپانسرڈ ہے, تو بیسیکلی مس خورشید بانو اس کو چیئر کر رہی ہیں, چیئر پرسن ہیں دا ہاولور کی. اور یہ بھی آج کچھ اس حوالے سے ہمیں ضرور معلومات میں ہماری اضافہ کریں گی کہ بچیوں کی جو تولیدی صحت ہے, کم عمری کی شادیاں ہیں, یا ان کی ایجوکیشن کی بات ہے, اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس پر مطلب کیا ایک ہم ان کا نظریہ جو ہے وہ جان سکتے ہیں. تو مس خورشید بانو, جیسے کہ بات ہو رہی ہے ہم خواتین کے حقوق, خاص طور پر تولیدی صحت ہے, شادی کے حقوق ہیں, تعلیمی حقوق ہیں, تو اس کی کچھ مزید آپ سے وضاحت جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ رابعہ. میں تھوڑا سا آج کے دن کی مناسبت, بالکل 25 نومبر کے حوالے سے. جی, 25 نومبر پوری دنیا میں خواتین اور بچیوں پہ عدم تشدد کا دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. اس کا صرف, اور اس کے بعد فوراً ہی 16 days آف ایکٹیویزم کا جس میں مختلف قوانین کی آگاہی کے لیے کام کیے جاتے ہیں, ٹیبلو پیش کیے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جتنے ہیں وہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, ٹی وی پروگرام, ریڈیو پروگرام, یہ ان 16 days آف ایکٹیویزم کا ایک حصہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور آج کا دن تو اس لیے کہ پوری دنیا میں خواتین اور بچے ایسی کمیونٹی ہے, بچیاں خاص کر, جو تشدد کا شکار ہیں. تو میرا خیال ہے ہم ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. جی, تو آپ ابھی جو تاجمینہ نے بات کی, یہ ایک وہ خاتون ہے گراس روٹ لیول کی, جس میں لیڈرشپ اور اس طرح کی کوالٹیز ہیں, اور یہ اب اپنے اور لوگوں میں یہ پھیلا رہی ہیں. تو اس طرح کی خواتین ہی ہیں, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ 70% خواتین کی تعداد اور بچیوں کی وہ گراس روٹ پہ ہے, ریموٹ ایریا میں ہے, اور 64% جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے. تو اگر اس طرح کی معلومات وہی کے اسٹیک ہولڈر, آپ یاد رکھیں کہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یا ایک بڑے روم میں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشنز کے لیے ان اسٹیک ہولڈر کو جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں لاتے تو وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. بالکل. آپ نے دیکھا کیونکہ اس کی آپ کو اس کی جڑ میں جانا پڑتا ہے, اس روٹ تک آپ کو پہنچنا پڑتا ہے. تاجمینہ نے کتنی خوبصورت سادگی سے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس بچی کا بلوغیت کے دنوں میں وہ اپنی ماں سے شیئر کرتی کہ اسے کیا پرابلم چل رہی ہے, تو میرا خیال ہے اس وقت اس کا علاج ممکن تھا. اب اتنا لیٹ ہو چکا ہے, اب نقصان کس کا ہوا, اس بچی کا ہوا. تو سفر کرے گی, مزید کرے گی. جی. تو آج کے دن میں اور دوسرا دیکھیے, خیبر پختونخوا میں 22 سال سے ایک کمپین چل رہی ہے. ہر دور میں, کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو تھا وہ ٹیبل پہ ہوتا, واپس ہوتا. ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس لا ابھی تک مکمل طور پہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے, یہ پچھلے 22 سال سے شروع ہے. تو قوانین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ارلی اینڈ فورس میریجز, ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایجوکیشن
یہ ہر بچے کا, ہر انسان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ پیدائش کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو, اس کو لباس کی, اس کو ایک چھت کی, پھر اس کے بعد اسکول, اور اس کی صحت تو پیدائشی اس کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بالکل, جنسی بھی تولیدی بھی سب آپ مرد عورت دونوں کے لیے. ایگزیکٹلی جی. لیکن میرا خیال ہے میں جب سے تولیدی صحت پہ ہماری پوری ٹیم کام کر رہی ہے, اور میں خود بحیثیت ایک عورت میں خود سوچتی ہوں اب بیٹھ کے کبھی کبھی کہ عورت اپنی صحت کو بالکل ٹوٹلی اگنور کرتی ہے, کسی زمرے میں نہیں لاتی جب تک اسے لوگ اٹھا کے اسپتال نہ لے جائیں, یا اس کو کوئی اور اپنی فیملی کا نہ کہے کہ تم بیمار لگ رہی ہو, ٹھیک نہیں لگ رہی. میں آپ کی بات کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ آج جو ہم دیہی علاقوں کی اگر بات کریں تو مسکوشید میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے یا ہم جیسے جو اب ہم لوگ پڑھی لکھی سوسائٹی ہے نا, ہم بھی ایکچولی یہی پریکٹسز اپلائی کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں خواتین اپنی صحت کو کوئی اہمیت خود بھی نہیں دیتی, یہ بہت اچھی بات نہیں ہے جو آج پینل پہ میں بات کر رہی ہوں, تو یہ بہت کوئی اچھا کریڈٹ نہیں جاتا اس چیز کو کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں. ہماری ایک دوست ہے, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا بہت اچھا, ایک 5 منٹ اپنے لیے. اچھا, زبردست, بہت اچھا لکھا تھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. لیکن انہوں نے یہ اس میں لکھا تھا, کیا کبھی آپ نے 5 منٹ اپنے لیے دیکھے کہ آپ کھانا پکانے بچوں میں, پھر فیملی میں, پڑھائی میں, جاب میں لگی ہوتی ہے, کبھی اپنی صحت کی طرف توجہ دی؟ میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح. تو ابھی اور ایجوکیشن کی بات کریں تو کووڈ کے بعد, کیونکہ ابھی تو ہم لوگوں نے پلاننگ کرنی تھی, پوری گورنمنٹ نے, ریاست نے, ہم سب اداروں نے, کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو بچے آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں, جو بچے اسکول سے باہر ہو گئی ہیں, جو ڈومیسٹک وائلنس کا خواتین اور بچے یہ کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ شکار ہوئے, ان کا کیا کرنا ہے. بدقسمتی سے کووڈ کی دوسری لہر شروع ہو گئی. ابھی ہم اس کے بچاؤ کے پہ لگ گئے. وہ جو بیچ میں اتنا ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے بچوں کے اسکول کا, ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا, تو ابھی ہم اس کو کور کرنے نہیں کر سکتے. نہ ادارے کر سکتے ہیں, نہ انڈیویجولی, کیونکہ یہ ابھی دوسری لہر کو بھی تو ہم نے روکنے, اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا. لیکن میرا خیال ہے اگر آج کے دن اس پروگرام کی توجہ سے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, وہ اپنی بچیوں کی جو گھر کے, اور شاید پہلے سے اس کی تیاری کر کے پہلے سے صحت ہے یا آپ کی ایجوکیشن ہے, یہ جو کچھ بھی ہے نا, اس کو پہلے سے سیٹل ڈاؤن کر لیں. لیکن اب ہماری ایک پڑھی لکھی فیملی, آپ نے رابعہ بات کی کہ یہ ریموٹ ایریا یا ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ پڑھے لکھوں میں. ایک تو میں اپنی بہنوں کو, بچیوں کو واضح کرنا چاہتی ہوں, بیٹے کی آس میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 بچوں کو کی اتنی تربیت کر دیں کہ وہ بیٹا بن کر ہی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایک صحت مند ماں نہیں ہوگی جسمانی اور ذہنی طور پہ, تو ایک بچے کی کیا اچھی تربیت کرے گی. ایک ہماری اپنی فیملی کی بچی ہے, اس کی 4th بیبی گرل بیبی برتھ ہوا, بچی پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ بڑے سیزیرین آپریشن سے, اور اس کی جان کو بھی شدید خطرہ تھا. ایک بیٹے کی آس میں اگر وہ ان 2 بچیوں کو یا ان 4 بچیوں کو بہترین انسان بناتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو خاتون جن کا آپ نے کہا کہ ان کی 4th بیٹی اگر ہو گئی ہے, تو یہ شاید ان کا بھی میں قصور نہیں کہوں گی. مس خورشید, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی سراؤنڈنگز میں بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کا 100% قصور ہوتا ہے اس بات کا کہ جو آپ کو اس بات کے لیے بار 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 آپ کو مطلب ایک طرح سے آپ کو ٹیز آؤٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کو جو ہے نا آپ کو پنچ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ایسا نہیں ہوا, اچھا ویسا نہیں, تو آپ انفرادی طور پہ اتنی انزائٹی میں چلے جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میں نے بہت بڑا قصور کر دیا. آپ کی بات 100% جی, زیادہ تر یہ سراؤنڈنگ میں غلطی ہوتی ہے. سوسائٹی اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی, سارا قصوروار بیٹی کی برتھ کا عورت کو دیا جاتا ہے. وہ اب دیکھیں, ایک تو بالکل وقفے کا رواج نہیں ہے, نہیں جی, علاج کا نہیں ہے کہ پہلا بچہ اگر 2-5 سال کا ہو جائے تو دوسرا بچہ لایا جائے, چاہے وہ بیٹی یا بیٹا, یہ اس میں کسی میں نہیں جاتی. لیکن سوسائٹی کا پریشر ہے, ایسا ہی ہے بیٹی کے اس میں, چاہے پڑھی لکھی فیملی ہے, چاہے دیہی علاقوں کے لوگ ہیں. دیکھیے یہ ہماری سوچ بن گئی کہ مرد وارث ہونا چاہیے, بیٹی بھی وارث ہو سکتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. ہم اپنے بہت بڑے سائنسدان عبد القدیر صاحب کو دیکھیں, ان کی 2 بچیاں ہیں, اس کے بعد انہوں نے نسل بندی کا خود علاج کروایا تھا. بالکل صحیح. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میری بیوی ڈیلیوری کے پروسیس سے اتنی سختی سے گزرتی ہے, تو کیوں نہ میں یہ والا علاج میں کروا لوں. اللہ پاک نے مجھے کامیاب بیٹیاں دی ہیں. تو ہم نے گراس روٹ سے لے کے ہائی لیول تک
तौलीदी सेहत पे बात करनी है, हाइजीनिक किड्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि देखिए हमारा पाकिस्तान इस तरह का इलाका है जिसमें हम किसी न किसी डिजास्टर का शिकार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जानते हैं जब भी कोई डिजास्टर होता है सबसे ज्यादा नुकसान बच्चियों और औरतों का होता है। इसमें मिसकैरेज होते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं, हरास्ट होती हैं और रास्ते में लापता होती हैं, रेप होती हैं। ये एक देखिए, अब अगर हम वायलेंस की किस्मों पे आए तो ये कोई एक तरह की नहीं कि आपने उसकी, मैं बल्कि अगले सवाल इसी पे मैं आने वाली थी कि खवातीन पर तशद्दुद की, देखिए तशद्दुद की अगर हम किस्मों पे आते हैं तो तशद्दुद की ये किस्म नहीं है कि आपने एक बच्ची को मार पीट कर दिया, फिजिकली नहीं, उसको मेंटली टॉर्चर करना, उसको तालीम से रोकना, उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी करना, सबसे बड़ा वायलेंस तो वहां से शुरू होता है। जिस बच्ची का अपना ही बॉडी मुकम्मल तौर पे बना नहीं, आपने उसको एक ऐसी जगह पे भेज दिया जो दूसरे बच्चे की पैदाइश के लिए तैयार हो। मेरा ख्याल है वो तो खुद अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालत में अभी तक नहीं पहुंची, उसके खेलने के पढ़ने के दिन है। उसके बाद देखिए हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेस, ये खवातीन के लिए बहुत बड़ा एक वायलेंस है। उसको पढ़ाई से रोकता है, उसको काम करने की जगह पे रोकता है, क्योंकि ये एक तशद्दुद जो है जिनसी हरासाई का, ये एक इतना खतरनाक है कि औरत को मेंटली तौर पे बहुत, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो भी एक मैं नाम नहीं लूंगी, बैंक में हमारे बहुत बड़े जी बैंक का एक केस अभी आया रिसेंटली, अगर आपने देखा वीडियो वायरल हुई थी कि उसमें मैनेजर आई थिंक था, उसको कराची की ब्रांच से उसको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये देखिए आप, ये मतलब हालात अभी थोड़ा सा मैं चेंज इस तरफ लाती हूँ। एक हमारे ये पेशावर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक वाकया पेश आया, ऐसे ही उसमें तो बहुत केसेस आए हैं। इस बात पे मैं उस बच्चियों को सराहती इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी जी, उन्होंने आवाज उठाई और ये 10 या 50 लड़कियां जो हरास्ट हो रही थी, मजीद 100 औरतें बच्चियां हरास्ट होने से बच गई। बिल्कुल सही। देखिए आवाज उठाना है आपने अपने हक के लिए, तशद्दुद के खिलाफ बात करें। देखिए बात करना जरूरी, बात करेंगे तो कोई बात उठेगी। अब देखिए जिनसी या तौलीदी सेहत पे औरत क्या मर्द पैदा होगी घर में या ख्वाजा सरा पैदा हो गया, ये अल्लाह की तरफ से। अब ये उसका हक है कि वो अपने जिस्म की हिफाजत कैसे करे। ये घर में पहले तो वालिदैन का, क्योंकि अभी भी शर्म की बात टैबू समझा जाता है, नहीं हमने बच्ची को खास उसके जब दिन शुरू हो रहे हैं, माहवारी शुरू हो रही, तो हम इसमें बात नहीं करेंगे, हालांकि ये उसकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह। अब वो बच्ची या बच्चा जो बलूगत के करीब जा रहा है, वो अपनी एज के लोगों से डिस्कस करता है और शायद वो उसी में गलत उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। 10-12 साल का बच्चा अपने दोस्त 10-12 साल के बच्चे को वही मशवरा देगा जो उसके दिमाग का होगा। अगर माँ बाप और टीचर के दरमियान ये गैप खत्म कर दिया जाए कि वो इस पे थोड़ी थोड़ी बात करें। देखिए बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज या उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में बताना है तो उनके लिए अपने एक वर्ड्स हैं, जरूरी नहीं कि हम बच्चों को सेक्सुअल वर्ड बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने आपकी इस बात पे मैं बात करूं कि एक प्रोग्राम था जो कि एक बड़ा मशहूर भी था, बड़ा अब तो खैर वो नीम टीवी पे नजर आता, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त था कि उसमें एक होस्ट बैठा होता था तो बाकायदा कुछ उम्र के बच्चों को बिठा के वो आपको बताते थे कि बेटा ये बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, कि आप इस चीज का ये ख्याल रखिए कि सोसाइटी में। बिल्कुल वो एक दूसरे कंट्री के थे, लेकिन जी बिल्कुल जी, तो वो बहुत ही मेरा ख्याल है उस तरह की हम लोग, वो बड़ा जबरदस्त उनका प्रोग्राम है, बहुत अच्छा, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। अभी हमारे बातचीत चल रही है क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम तमाम स्कूलों में टीचर की भी ट्रेनिंग करवाएं और उनके वालिदैन की करवाएं, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक और बहुत बिल्कुल ब्लाइंड पेपर की तरह होता है, हम डायरेक्ट उस पर कोई बात नहीं डाल सकते। और अब देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2019 और 20 में हाई रेट सेक्सुअल अब्यूज किए हुए हैं बच्चों के साथ, रेप और कत्ल, ये हमारा सूबे में बहुत हाई रेट, और ये 2020 में बहुत ज्यादा 19-20 दोनों हाई रेट्स में। बहुत हाई रेट्स अगर हम अपने बच्चों
और उनके वालिदैन और टीचर्स को ट्रेन करें थोड़ी थोड़ी बातों पे, फिर वही अपनी क्लास में जाके 5 मिनट बच्चों को बताएं, क्योंकि वो निशानदेही खतरे के अलार्म बज जाए उनके दिमाग में कि अभी क्या खतरा है और हमने तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना, हमने कौन सी आवाज निकालनी है, हमने किससे डिस्कस करनी। अक्सर देखते हैं आप फैमिली में बच्चा व्यूज हो रहा होता है अपने रिश्तेदार से घर के अंदर, लेकिन वो खौफ के मारे खामोशी इख्तियार कर लेता है, या वो उस बंदे के आने में कजन है कोई भी थोड़ा सा डरता है, तो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बार बार पूछे कि इस फैमिली मेंबर से वो क्यों इतना कतरा रहा है। ये जो वो ट्यूशन जाता है और ट्यूशन से आपको आकर मना करता है मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं जाना, तो आप उस बच्चे को डांटने के बजाय कि नहीं वो टीचर सही है, वो सही कह रहे हैं, उसको सुने नहीं, आप उससे पूछें। अभी मैं आपको थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि हमारा एक मैन कोलेशन एक हम लोगों ने ट्रेनिंग्स करवाई थी, उसमें फाटा से बच्चे थे। एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसने खुद बैठ के वहाँ शेयर किया कि मैं एक पढ़ने जाता था तो मैं रोता था, मैं नहीं जाता, मेरे वालिदैन मुझे मार के बेटे और मैं सेक्सुअली अब्यूज होता रहा। तो वो उसने यही कहा कि वालिदैन को पूछना चाहिए प्यार से मोहब्बत से कि वजह क्या है, या फिर उसका पीछा करें कि क्या है, क्या बात। अच्छा हम आज जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा उसकी तरफ भी आते हैं। देखिए मैं जो काइंड्स है उसमें मैंने आपको बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तशद्दुद की किस्में है, अर्ली मैरिज है, अर्ली एंड फोर्स मैरिज। मैं इसलिए कहती हूँ अर्ली मैरिज है और एक फोर्स मैरिज है। फोर्स मैरिज उसको कहते हैं कि आप जबरदस्ती शादी, अभी बाज़ बच्चियां बेवा हो जाती हैं, उनकी किसी बड़े या कहीं पे शादी कर देते, सोरा है, बट्टा सट्टा है, सोरा का भी हमारे पास एक केस है जो स्टोरी है उसकी, तो वो सोरा भी हो गया। अच्छा जायदाद में हिस्सा न देना, सबसे बड़ा निकाह नामे की शिक को आप लाइनें लगा देते हैं। अभी मैंने अभी देखा तो नहीं है, कल रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम भी हुआ उस पे, जो निकाह नामे में जो शिक थी उसके बारे में कोई लॉ पास हुआ है, मुझे अभी मैंने देखा नहीं है। तो उसमें वो देखिए ये आपका वायलेंस से खातून पे जिसका आप एक पूरी जिंदगी के लिए निकाह करवा रहे, एक तो एज उसकी कम है, दूसरा आपने उसको निकाह नामा नहीं दिखाया कि मैं एक मुआहिदा क्या कर रही हूँ। फिर आप उसकी सेहत को टोटली इग्नोर करते हैं। आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो अस्पताल नजदीक तरीन अस्पताल नहीं होते खवातीन की हेल्थ के लिए, सच्चा बच्चा के लिए नहीं होते। हर साल और जो सेंटर्स हैं वो भी इतनी बेहतर तो उस पे काम नहीं कर रहे हैं। 6% खवातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम पहले उनको बिल्कुल जब शुरू प्रोसेस होता है। अच्छा फिर वो बच्चे की पैदाइश के बाद का डिप्रेशन और पहला डिप्रेशन, इसको हम फैमिली सोसाइटी कहती है ये ड्रामा कर रही है। ये मेरी अपनी देखी हुई चीजें जो मैं आप लोगों को, ये सबके सामने होता है, मेरे सामने बहुत सारे केसेस हैं। 40 डेज इसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो ट्रामे में खवातीन चली जाती हैं, उसको भी लोग कहते हैं ड्रामा है, उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। तो ये तशद्दुद। अच्छा फिर कई ऐसे इलाके जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स और वकील हैं उनको जॉब ना करने देना, ये बहुत बड़ा वायलेंस है कि वो वहाँ जॉब नहीं करेगी, नहीं हमारी सोसाइटी क्या करेगी, हमारे खानदान क्या कहेगा। तो बच्ची को आप टेक्निकल तरफ लेकर आए, फिर उस पर बाउंड्रियां लगा दें, तो मेरा ख्याल इससे बड़ा फिर ज़हनी टॉर्चर जो है, एक मैरिड औरत को माँ बाप से ना मिलने देना, उस पे पाबंदियां इस किस्म के लगा। देखिए वालिदैन से मिलना सबसे सख्त उसका मेंटल टॉर्चर है, किसी चीज को यूज नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम तो मेरा ख्याल है मेंटली तौर पे एक खातून जब इस आप सिर्फ उसको मारेंगे नहीं, लेकिन आप उसको तो नीम पागल आप हमने नीम पागल कर दिया। फिर बटा सेटा की शादी में एक तरफ खुश है और दूसरी तरफ वो ऐसे ही होता है, तो फिर वो उसकी जिंदगी कंपैरिजन करते हैं फिर जी। तो प्रॉपर्टी में आप हिस्सा ना देना, उनसे लिखवा लेना शादी से पहले, ये भी एक बहुत बड़ा वायलेंस है। लेकिन जिस्मानी वायलेंस से ज्यादा ज़हनी जो आपका टॉर्चर है वो बहुत ज्यादा है, इसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं। पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक बहुत मुहिब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है कि ये पागल है कि पागल खाने में जाए। हमारे जिस्म में जब तब्दीलियां आती हैं या खवातीन के खास दिन होते हैं, उसमें मेंटली तौर पे औरत बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, मेंटली तौर पे भी और प्रेगनेंसी में भी। लेकिन हम कभी भी उस औरत को वायलेंस का शिकार होती जा रही है, लेकिन हम साइकियाट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास कभी भी काउंसलिंग के लिए नहीं ले जाते। मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से, उनकी फैमिलियों से, उन बच्चों के वालिदैन से, टीचर से। मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया स्कूल्स में एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रखने
रखने के लिए इंशाल्लाह। देखिए अभी हम इस प्रोसेस से तो निकले, हुकूमत जब भी कोई अच्छे इनिशिएटिव लेती है हम किसी दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए मुझे बहुत जमून कोर बना वहाँ पे जो चाइल्ड व्यूज होते थे स्ट्रीट वाले, वहाँ के लिए बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ के लोगों से भी हम मिले। तो ये बीच में देखिए अभी ये कोरोना जो 1 साल से मुसल्लत हो गया पूरी दुनिया पे, जो चीजें अच्छी इनिशिएटिव हो चुकी थी, हमें उम्मीद थी कि इस पे जल्दी अमल दरामद होगा, हमारी तवज्जो सेहत की तरफ इस तरफ चली गई। तो मेरा ख्याल है अभी हम सब लोगों ने मिलके एक आवाज से, क्योंकि मेरा ख्याल है आज का दिन तो वैसे भी अदम वायलेंस का दिन है, तो हम अपनी उन खवातीन को भी साथ लेके चलें जिनके पास अभी तक अवेयरनेस नहीं है, और कम से कम आप उनका ख्याल कर लें कि जो कि आपके अपने घर की खवातीन है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आज आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं तो कम से कम आप जो है ना वो दूसरी फैमिली के लिए भी आप रोल मॉडल बन जाते हैं। मुकम्मल मैडम, थैंक यू, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। आपने सराहा है कि बहुत मालूमाती प्रोग्राम पर इंसानियत पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। और जुनैद, आपके भी मैसेज का बहुत शुक्रिया। तौरीदी सेहत एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, खवातीन की हकूक की पामाली को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस हवाले से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आपके लिए, यानी कमर्शियल प्रोग्राम द हवालूर ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए स्पॉन्सर इसको मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया है। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मिस ताजमीन मेरे साथ मौजूद है, मिस खुर्शीद बानो मेरे साथ मौजूद है। मुझे ताजमीन आपकी तरफ मैं वापस आऊंगी, कुछ मजीद सवाल जो आपसे करना चाहूंगी मैं कि आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट क्या देखती हैं कि किस तरीके से खिलाफ वर्जी जो हो रही है, हकूक की जो पामाली हो रही है खवातीन की, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है आपके लिहाज से? उसकी रोकथाम इस तरह से होनी चाहिए ना कि जिस तरह से मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं ना, इसलिए कि जो हो रहा है वो अवेयरनेस ना होने की वजह से हो रहा है, किसी को मालूम ही नहीं है। अगर किसी को मालूम है भी तो उसको ये नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है। तो जिस तरह से द हवालू वाले जो प्रोग्राम जो सेशन करवा रही है, तौलीदी सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से, जिस तरह से मैम खुर्शीद बानो ने बात की कि ये नहीं कि बस आपने उसको मारा पीटा, इसलिए कि हमारे अपने गांव में ऐसे बेशुमार केस मौजूद हैं तशद्दुद की कि मारते तो नहीं है लेकिन उसकी वो हर तरह वो ज़हनी तौर पर उसको इस टॉर्चर करते हैं ना कि हर वक्त उसके सर में दर्द रहता है। एक तो उसको कैसे रोके ताजमीना, उसको ऐसी कौन सी बातें हम बताएं कि जो कि आपको नहीं करनी चाहिए? जिस तरह से हुकूमत इस पे काम कर रही है, बहुत मुख्तलिफ इदारे इस पे काम कर रहे हैं ना, तो हम अगर इस पे सेशन मजीद सेशन हो कम्युनिटी में, मदरसा जो ज्यादातर मदरसे होते हैं उसके मौलमा से मिलकर हम बात करें, वो बाजिया भी बातें करती है, स्कूल में जो बच्चियां जाती है जो पढ़ने जाती है उसकी टीचरों से बात करे, जो घर की सरबरा औरत हो बड़ी है जो उस, और मैंने पहले बता दिया ना कि औरत ही मर्द को पैदा करती है और वही मर्द ही औरत पे तशद्दुद करता है, लेकिन इसमें ज्यादातर औरत ही तशद्दुद के जिम्मेदारी में आती है। इसलिए कि मर्द जो तशद्दुद करता है ना वो अपनी माँ की कहने पर या बहन की कहने पर करता है। तो ये सब कुछ अवेयरनेस ना होने की वजह से हो रहा है। हमें चाहिए कि हम इसे अपना फर्ज समझिए ना कि हमें अगर ये बंदा को कोई पेमेंट दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है तो हमने अपना ये काम करना है, ये नहीं है। ये हमारा फर्ज है कि जो बातें हम जानते हैं, हमारे इल्म में है कि पहला इदारा इस पे काम कर रहा है, ये ज्यादती है, इस्लाम ने भी इसे रोका है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम अगर किसी प्रोग्राम में किसी की घर जाए जहाँ पे 4-5 खवातीन इकट्ठी है और खास कर हम जो बुरी औरतें हैं ना उन लोगों से डिस्कशन करें। इसलिए कि ताजमीना इसमें बहुत बड़ी बात है, मैंने आपकी बात सारे बीच में इंटरप्ट की, लेकिन एक बात जो कि बहुत जरूरी है। अब जैसे हम द हवालूर ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, जैसे बहुत सारे हम इदारों को अपने जानते हैं कि जो कि बड़े वैलिड है, ट्रस्ट है, वो काम कर रहे हैं, वो चीज वो कर रहे हैं। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि बहुत सारे इदारे ये कह देते हैं, जिसको हम अक्सर औकात ऐसी जो कि वो एक एंटी ऐसी कुछ कंपेन्स उनकी ऐसी होती हैं कि जहां पर समझ नहीं आ रही होती, ट्रस्ट नहीं होता, बट वो ऐसी बातें कम्युनिटी में आके कर जाते हैं जो कि उनके नुकसान में चली जाती हैं। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आप इस बात को कैसे देखती हैं कि कोई भी इदारा आ जाए और बैठ जाए बात करे, उसको हम अलाउ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत दफा हुआ है ना कि वो इदारे आकर बात कर जाते हैं कम्युनिटी में, लेकिन कम्युनिटी में आप देखें ना कि ये भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है जिसको रोकना जरूरी है। रोकना जरूरी है। कम्युनिटी वाले ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ना पसंद करते
देती, इसीलिए उन लोगों का है कि हमारी बस ये ड्यूटी है, हमारा एक काम है, लेकिन वो तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं थे. जिस तरह से हवालू वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम करते हैं, मतलब इसमें ये रोल बनता है कि सोशल एक्टिविस्ट ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर मैं आ जाऊँ या कोई भी दूसरा तीसरा बंदा आ जाए तो पहले सोशल एक्टिविस्ट उसको वेरीफाई करे, भाई आपने 10 बातें वहाँ पर करनी, पहले मुझसे करें, मुझे समझ आई तो आप करें, वरना तो जिस तरह से मम्मी खुर्शीद जब हमारे गांव में आई, मुझसे मिली, मुझसे बात ही हुई, बिल्कुल, मैं अकेली आती थी, इसकी मीटिंग में डिस्कशन हुई, फिर ये खुद वहाँ पर आई. और मैं आपको हैरत होगी ना कि जब हम इसके प्रोग्राम में आते हैं, इनसे मिलते हैं, तो जब खवातीन मुझसे मिलने आती है, रोज आती है ना, तो वो बोलती है कि वो खुर्शीदान का कोई प्रोग्राम है नहीं, वो कब होगा, वो दोबारा सेशन करने यहाँ नहीं आएंगी, तो एक खुशी होती है. तो एक तरीक़ेकार होना चाहिए, क्योंकि ये खवातीन रेडियो नहीं सुनती, ये खवातीन टीवी नहीं देखती, इनके पास केबल भी नहीं है, फोन इनको नहीं दिए जाते, नहीं फोन भी बुरी चीज. जी बिल्कुल, इंटरनेट इनकी इंटरनेट हमारे गाँव में बोलते हैं ना, किसी की तो सुनेंगे ना, कम से कम हमारे गाँव वाले बोलते हैं कि अगर लड़की को मोबाइल दिया ना तो ये उसका शोहर है और यार बन जाएगा. ऐसे ही तो मोबाइल से उसको दूर रखना चाहिए. तो हर इदारे को काम करना चाहिए, लेकिन वो ये सोचे कि उसका काम का तरीक़ेकार ऐसा हो कि उससे किसी को फायदा पहुंचे, नुकसान नहीं. हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जब तक आप उस इलाके के स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं शामिल करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है इसको जिस तरह हम लोगों ने शुरू किया कि हम ग्रास रूट पे एजुकेशन और तौलीदी सेहत पे बात करते हैं, तो ताजमीना के साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई, फिर हमने वहाँ की और खवातीन को भी हमें मिलाओ. सही बिल्कुल. देखिए ये जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन जो है एम्पावर हो, उनकी सेहत जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर हो, क्योंकि वो आपकी बात है कि वहाँ नेट नहीं है, ऐसा फोन आप एजेंसीज में देखिए, रेडियो बहुत कम है, अगर क्योंकि बड़े शौक से सुना जाता है, सुनते भी बेचारे, लेकिन ऐसे ट्रांसमीटर्स नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं पहुंचती है, लाइट नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं कि वहाँ पे. लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि वही है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये ग्रास रूट पे ताजमीना जैसा लीडर अगर पैदा हो सकता है, उसकी विल पावर या जो और हमारी खवातीन है, चरसदा मर्दान, नौशहरा, काका साहब, और जहाँ जहाँ हम काम करें, मैं हैरान होती हूँ कि वो जब बात करती हैं तो मुझे लगता है कि अब चेंज आएगा. देखिए मैं आपकी बात में एक बात करूं कि हम तौलीदी सेहत, हुकूक, तशद्दुद, हरासमेंट केसेस की हम बात करें, अफसोस मुझे ये होता है कि जिन बच्चियों ने, अब हमारे मर्दान से एक बच्ची ने बकायदा स्टेप लिया है कि मैं बाइक चलाऊंगी, बिल्कुल, उसके वाले साहब खड़े होकर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो कल ही कुछ ही हफ्तों में, दिनों में ये बात सुनने में आ जाती है कि उस बच्ची का तो रिश्ता हो ही नहीं सकता, उसकी तो शादी नहीं हो सकती, ठीक है, वो बाइक चलाती है. आप ये देखें कि एक बाइक चलाने से उसको कितने 100 किस्म के फायदे हैं. वो हरासमेंट से बचेगी, वो बस सिग्नल पे नहीं रुकेगी, उसे कई किस्म की गाड़ियां हॉर्न्स नहीं बजाएंगी, उसके लिए कई गाड़ियां रुकेंगी नहीं, उसे कोई बकायदा टीज आउट नहीं करेगा. घर में कोई प्रॉब्लम है, अपनी वालदा को किसी को ले जाके वो हॉस्पिटल ले जा सकती है. प्रॉब्लम के अलावा ये नहीं, सबसे बड़ी बात आपने जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, उसकी अपनी खुद की सेहत, उसकी अपनी खुद की एजुकेशन, उसके अपने खुद के जितने राइट्स हैं वो अपने हाथ में उसके होंगे, वो बस उसको इस्तेमाल करेगी, वो कर सकती है. ताजमीना ने ये बात की कि एज ए एक्टिविस्ट आपके, मैं समझती हूँ कि पहला रोल औरतों का घर से शुरू होता है, माँ का. जी. अगर हम अपने बेटियों को, अपने मर्दों को, बेटा भाई शोर, थोड़ा थोड़ा करके उनको अवेयर करते रहें कि ये कवानीन आ चुके हैं या तालीम ज़रूरी है, थोड़ा, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं गए कि बड़ी छलांग लगाए, हमने एक एक कदम आगे चलना है. क्योंकि मैं 35 साल पीछे जब जाती हूँ तो मेरा सड़क पे निकलना मेरे वालिद के लिए बहुत बड़े शर्म की बात थी, और साथ में उनको साथ मिलाना था. मैं अपने वालिद के साथ बैठती थी, 8वीं 7वीं में क्लास में थी, तो मैं अपने वालिद को कहती थी कि मेरे ये लेबर राइट के लिए मैंने पहली तकरीर की थी जब मैं 8वीं में थी, ये चौक यादगार में, तो उस वक्त भी मेरा साथ मेरे वालिद साहब ने दिया था, उसके बाद शोहर ने, तो इसके लिए माँ ने ट्रेन करना है अपने बेटों को. देखिए राइट्स हमने फिर भी मर्दों से लेने हैं. आप यकीन मानिए सोसाइटी में औरत का साथ देना शुरू करे, यूनाइट हो जाए, एक आवाज हो जाए, जैसे केपी वर्किंग वुमेन यूनियन है या ये खवातीन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर चेंजेस आएगी. और बीइंग एक्टिविस्ट माँ, मैं ये समझती हूँ कि हमने
ہر اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا ہے. جب ہم کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی ٹیچر، معلمہ، باجیاں جن کو کہتے ہیں گھر میں قرآن پڑھاتے ہیں، ان کا بہت اثر رسوخ ہوتا ہے. ان کے حجروں میں جاتے ہیں ہم، ان سے ملتے ہیں. مامی ایک ہماری ہیں چمکنی کے علاقے میں جو ہوم بیسڈ ورکر کو لیڈ کرتی ہے، ہم نے ڈائریکٹ ان کے پاس گئے. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو کونسلر ہو گئے. انشاءاللہ ہمارا آگے ایک بہت بڑا لوکل گورنمنٹ کا شروع ہو جائے گا، تو ان لوگوں کو شامل کریں گے، وہاں کے ٹیچرز کو شامل کریں، ان کی ایکٹیوسٹ کو. وہاں پہ بہت ایسے لوگ ہیں جو چینج چاہتے ہیں. پہلے جب تولیدی سے ہم نے بات کی تو ذرا مشکل تھا، 10 عورتیں تھی. پھر اب وہ کہتی ہیں ہمیں بتاؤ، ہم اپنی بچیوں کو آپ آ کے بتائیں. آپ تو فری میں بتا دیتے ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، پہلے کنسلٹیشن فیس مانگے گی. تو وہ انہیں اتنی دیکھیں ایجوکیشن پہ بتایا تو ان کے علاقے میں کہا کہ ہم سب لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے میٹرک کیا، ہم کالج جانا چاہتے ہیں، لیکن وین میں ہراسٹ ہوتے ہیں. اور ایک دو علاقوں میں کہا کہ چھوٹی بچی ہیں، ہم کھیتوں سے جا رہے تھے تو ہم ہراسٹ ہوئے تو ہمیں یہاں سے پڑھنے نہیں دے رہے. تو ہم لوگوں نے یہی ریکمنڈیشنز آگے گورنمنٹ کو بھیجی کہ اگر اسکول میں یہ ہو جائے یا ان بچیوں کے لیے فری، تو بالکل اس پہ عمل درآمد ہونے کے. بنگش صاحب تھے، انہوں نے کہا بالکل ہم اس پہ کام شروع کریں گے. یہ تھوڑے سے مشکل دن پاکستان میں تو انشاءاللہ ہوں گے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ جب تک نہیں لیں گے، ان کے والدین کو، ٹیچر کو، وہاں کے کونسلر کو، معلم کو، وہاں کی پولیس کے، ان کا بڑا رول ہوتا ہے. بالکل جب آپ ایک گروپ بنا لیں گے، آپ انہیں بینیفیشری بنائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اگر آپ چھوٹی بچی کی ایجوکیشن یہاں تک کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اگر ایک چھوٹی بچی سے لے کے ایک بڑی عورت تک کی صحت کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی گھر میں کیا فائدہ. ایک بیمار ماں بیڈ پہ پڑی ہو، چھوٹے بچوں کی کیا تربیت کرے گی. آپ چاہتے ہیں. اور آئی تھنک آپ کی اس بات پہ ایک بات میرے اور ذہن میں آ رہی ہے کہ بدقسمتی سے ایسی بچیاں بھی ہیں کہ جن کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، ماں بچپن میں ہی مر گئی، گھر میں کوئی دادی یا چاچی یا مامی ایسے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے. ایک والد صاحب ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہوتا ہے کہ بچی کوئی بھی اپنی بات اپنے والد کو نہیں کہہ سکتی ہے. تو آئی تھنک وہ آپ کی بڑی زبردست بات ہے کہ والدین کو اتنا اسپیس دینا چاہیے کہ بیٹے ظاہری بات ہے کہ میں اس اسٹیج کو بہتر سمجھ سکتا ہوں، تو اگر اس میں کوئی بھی سوال ہو، جواب ہو، تو آپ مجھ سے بات کریں، مجھ سے کریں، میں پھر آگے کسی کو آپ کو ریفر کروں گا کہ وہ آپ سے گیپ ختم ہو جائے، لیکن وہ بچی تھوڑی سی اس اسٹیج سے باہر آ جائے. والدین ایک بہت اچھے دوست ہو سکتے ہیں جی اگر وہ بچوں کے لیول پہ آئیں. آپ دیکھیں ہم ٹیچر بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ جب ہم بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے لیول پہ رکتے ہیں. آپ اپنے لیول سے ان کے لیول پہ آئیں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے. بچوں کو بھی جب آپ سمجھانا چاہیں ابیوز پہ یا کسی بات پہ، اس کی ایجوکیشن پہ یا کسی، تو آپ ان کے لیول پہ آئیں. جب آپ ان کے لیول پہ آئیں گے تو میرا خیال ہے چینج کو کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر آپ کی شاید بیچ میں جو ایک پیس ہے نا، وہ جو ایک امن ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتا. آپ ان کے دوست بن جاتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو گیا، تقریباً 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ اتنی زبردست باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں. آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مزید بات کریں، لیکن چونکہ ہم آج پروگرام سن رہے تھے اسپانسرڈ بائی دا حوالو آرگنائزیشن، تولیدی صحت، خواتین کے حقوق، تشدد کو کیسے روکا جائے، ایسی کیا صورتحال ہو کہ جس کو اپنے سوسائٹی میں امن کے طور پہ جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم پراپر طریقے سے لا سکتے ہیں. اس پر ہم نے بڑی زبردست بات کی. آج کے دن کے حوالے سے ہمیں بڑے اچھے میسج ملے. میری معزز مہمان تھی مس تاجمینہ، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ماشاءاللہ 10 سال سے اپنا ایک بہت بہترین کردار ادا کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مس خورشید بانو، جو کہ حوالو آرگنائزیشن کو چیئر کر رہی ہیں. تو جاتے جاتے آپ سے بس صرف ایک بات پوچھنا چاہیں گے، آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں اس آج کے دن کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ قوانین جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس میں کام ہو، اور جو قوانین جیسے ڈومیسٹک وائلنس لا نہیں ہے اس کو جلد پاس کیا جائے. عورتوں اور بچیوں کی صحت کا خاص خیال رکھے. صحت مند ماں، صحت مند فیملی. بالکل صحیح. جی مس تاجمینہ، آپ کیا کہیں گی جاتے جاتے؟ آپ نے ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن چلیں پھر بھی ایک پیغام دے دیں اچھا سا. بس میں یہی میم کا میسج آگے پہنچانا چاہوں گی کہ جس طرح سے ایک امریکی، میں اس کا نام بھول گئی، لیکن اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک تعلیم یافتہ اور صحت مند ماں دیں، میں آپ کو تعلیم یافتہ صحت مند معاشرہ دوں گا. بالکل. تو بالکل اپنی بیٹی کی یا اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی عزت اور تعلیم کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے. یہ کوئی زبردست نہیں ہے، اسلام نے بھی اس کو یہ حق دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں اور اس کو گالیوں کوچوں سے نہ نوازیں، اور اس کے ہر سوال کو ہم سمجھیں کہ وہ کیا
पूछना चाहती हैं? थैंक यू वेरी मच मिस ताजमीना, थैंक यू वेरी मच मिस खुर्शीद बानो, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए. लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये 1 घंटे का साथ जो आप लोगों के साथ था होपफुली कि काफी अच्छा था, फुल ऑफ मैसेजेस, फुल ऑफ ऐसी बातें, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी मालूमात जो कि आप तक पहुंचाई. इंशाल्लाह फिर इसी तरह के प्रोग्राम लेकर उम्मीद करती हूँ कि जब भी मौका मिला जरूर प्रोग्राम में हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज.